नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 29 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। वीर आसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वीर आसन। वीर आसन का शब्दार्थ एवं नामकरण वीर यानी बहादुर। यह आसन वीरता का प्रतीक है होने के कारण इसे वीरासन कहते हैं और नाम इसका संस्कृत में वीरासनम, हिंदी में वीर आसन और अंग्रेजी में हीरो पोज के नाम से इसे जाना जाता है। वीरासन आप देखते होंगे, बहादुर सैनिक वीर जब भी एक मोर्चे पर लड़ते हैं बैठ कर के एक जगह किसी लक्ष्य पर सामने अपनी नज़र टकटकी टिकाए रखते हैं, उस समय वो बैठे बैठे जब थक जाते हैं तो इस तरह से जो स्थिति आपको पीछे पिक्चर में नज़र आ रही है, इस भांति वो बैठ जाते हैं वीर आसन। और इस मुद्रा के अंदर अपने एक पैर को फोल्ड करके कभी बदल कर दूसरे पाँव को फोल्ड करके वो ऐसे बैठते हैं और ये बहादुरों की स्थिति है। इस तरह से एक रनिंग स्थिति में बैठते हैं, भागना पड़े तो तुरंत खड़े होकर भाग सकते हैं वीर की भांति। और कमर गर्दन इसमें सीधी रहती है और पूरा ध्यान आपका सामने लक्ष्य पर रहता है। ये इसी के नाम से और इसी गुणों से भरपूर है। जो इसका अभ्यास करता है और उसमें यही गुण उनमें आने लगते हैं। अब श्लोक एवं अर्थ आप देखिए। श्लोक एवं अर्थ के बारे में, एक पाद पथैकस्मिन् विन्यसैदुरु संस्थितम् इतरस्मिंस्तथा पश्चात् वीरासनम् इति ऋतम्। अर्थ इसका, एक पैर को ही एक जंघा के ऊपर रखें तथा दूसरा पैर पीछे की ओर रखें, इस प्रकार ये वीरासन कहा गया है। गैरन संहिता के अनुसार है, दूसरे अध्याय का 14 नंबर का श्लोक है ये। और अब हम जानेंगे आसन का क्रम प्रकार एक। वीरासन के हम दो प्रकार हैं। पहला प्रकार आप ध्यान से देखिए, समझिए इसकी विधि क्या है। वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं, दाहिने घुटने को ऊपर उठाकर पैर को बाएं घुटने के भीतरी भाग के पास जमीन पर रखते हैं। पाँव का पंजा घुटने के नज़दीक रखा, फिर दाईं कोहनी को दाएं घुटने पर रखते हैं, आप देख रहे होंगे, तथा ठुड्डी को दाईं हथेली के ऊपर रखते हैं। उसके बाद शरीर पूरी तरह गतिहीन रहे। गतिहीन यानी गति नहीं होती शरीर में, रुक जाता है, स्थिर रहेगा। रीढ़ एवं सिर सीधे रहते हैं आपके इसमें। और इसके साथ क्या करना, फिर बाएं पैर को दाहिने घुटने के पास रखकर इस अभ्यास को दोहराते हैं। बदल करके दूसरी ओर से भी इसी तरह से आपको करना है। ग्रीवा यानी गर्दन एवं मेरुदंड सीधा रहे तथा शरीर निश्चल अवस्था में और अंतिम स्थिति में आंखों को हल्के से मूंद कर भी रख सकते हैं, और जिससे ये आरामदायक स्थिति बनती है। जो मैंने बताया, सैनिक बहादुर वीर सिपाही जो होते हैं वो अपनी इस मुद्रा में अपनी जब सर्विस करते हैं, यानी जब देश की रक्षा के लिए तैनात होते हैं बॉर्डर पर, तो उस समय सुरक्षा में सीमा पर बीच में यदि बैठें तो इस मुद्रा में बैठ करके अपने को आराम देते हैं। श्वास का ये कल्पना करते हुए कि श्वास जब आप श्वास लेते हैं तो कल्पना करते हुए कि श्वास भूमध्य के से अंदर बाहर जा रही है, जा रही है, धीमा गहरा श्वसन करें, ये कल्पना करना है।
आपके भौहों के बीच में से श्वास अंदर आ रही जा रही है धीमी गति से। आसन क्रम प्रकार का 2 आप देखेंगे। सर्वप्रथम साधक दंडासन में बैठें तथा पूरक करते हुए दाएं पांव को मोड़ कर नितंब के पार्श्व में स्थापित करें और बाएं पांव को भी घुटने से मोड़कर बाएं नितंब के बगल में रखें। इस प्रकार की जो स्थिति में नितंब प्रदेश जो है पूर्णतया भूमि पर स्पर्श रहेंगे, न कि एड़ियों पर। यह आपने ध्यान रखना। आसन दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रखते हैं। कालावधि इसकी 30 सेकंड से 1 मिनट तक दोनों अभ्यासों की है ये, अथवा यथा सामर्थ्य अनुसार आप रोक करके भी रख सकते हैं जितना समय। आसन चित्र प्रकार 1 का चित्र ये है, इसको आप देख लिया। और आसन प्रकार चित्र का जो 2 है वो इस प्रकार से हैं जो मैंने भी बताया। एड़ियाँ साइड में रहेंगी और आप पूर्णतया भूमि पर नितंब को आप रख देंगे, हाथ दोनों अपने घुटनों के ऊपर। ये भी एक आसन है जो वीरासन का प्रकार 2 है। प्रभाव, शारीरिक प्रभाव इसका ये है, ये बहुत सरल अभ्यास है जो बहुत सुगमता से किया जा सकता है और ये आसन घुटनों और आम वात की पीड़ा को दूर करता है। एड़ियों में दर्द और पाँव के तलवों का चपटापन समाप्त करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक है, लाभदायक है। चपटापन यानी आप समझ गए होंगे, पाँव में एक बिल्कुल फ्लैट पाँव जिनके रहते हैं और पाँव उनमें भी, और दूसरा पाँव यदि आपके घुटने टखने आपस में मिलते हैं चलते वक्त खड़ते वक्त, तो ऐसी स्थिति में भी आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस अभ्यास को भोजन उपरांत भी किया जा सकता है और ये पेट का भारीपन भी दूर करता है। जो भी प्रकार 2 आपने कहा वह दिखाया, जो उसको भोजन के बाद आप कर सकते हैं। ये अपान वायु को सक्रिय करता है। यह यकृत यानी लीवर, तिल्ली स्प्लीन, अमाशय आपका स्टमक, वृक्क आपकी किडनी, प्रजनन अंगों को बलिष्ठ बनाता है। ये अभ्यास मानसिक स्तर पर ये पढ़ाई करने एवं मन को केंद्रित करने के लिए अत्यधिक उपयोगी आसन है। चित्त प्रसन्न रहता है, ये काम विकार को शांत करता है। इस तरह से ये बहुत ही लाभकारी आसन है। आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, जिन लोगों को ध्यान के आसन में बैठने में कठिनाई होती है वे इस आसन में ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति के अंदर जो लंबे समय तक नहीं बैठ पाते वो इस स्थिति में बैठ सकते हैं। मूलाधार चक्र के जागरण से शक्ति का ऊर्ध्वरोहण होने लगता है और जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी आपका पूरा एड़ी मूलाधार चक्र पर टिका रहता है इसमें, और वो भी इससे जागृत होता है और आपका इंद्रियां, आपका चित्त शांत होता है, जिससे अध्यात्म की यात्रा आपका मार्ग प्रशस्त होने लगता है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देखेंगे। सर्वप्रथम का पहला अभ्यास, जैसे आप पाँव को मोड़ के रखा हुआ है, अपर थाइज, हाथ का, कंधों का और जो पाँव आप पर हैं उस पर, और मेरुदंड विशेष रूप से, और मूलाधार चक्र इससे जागृत होता है। और जब हम बदल कर दूसरे पाँव से करते हैं तो दूसरी तरफ यानी दोनों तरफ ये पाँव करना होता है। तो इस तरह से दोनों मांसपेशियों पर इनका खूब प्रभाव पड़ता है। जब दूसरा है मांसपेशियों प्रभाव की बात करें, दूसरा प्रकार का, उसमें स्पष्टता से आप देख रहे होंगे अपर थाइस पर खिंचाव खूब अच्छे से आता है। एड़ियाँ आपकी बाहर हैं, पूरा मेरुदंड और आसपास की मांसपेशियां और त्रिक स्थान आपका यानी आपका पेल्विक रीजन, इस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है मांसपेशियों पर। चक्रों पर प्रभाव, मूलाधार चक्र पर इसका प्रभाव रहता है विशेषतः, इसका भी आप ध्यान रखिए। ग्रंथियों पर जो प्रभाव है वो है जनन व शुक्र ग्रंथियाँ, अधिवृक्क ग्रंथियाँ। जितने भी बैठने के ध्यानात्मक आसन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, वह सभी के सभी आपके जनन, शुक्र ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, चाहे आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, यानी जो हमारे काम जो
पीठ बोलते हैं। कामपीठ यानी आपके जो स्थान है मूला और स्वादिष्ठान चक्र को ही वह नियंत्रण में करता है, इड़ा और पिंगला को ही नियंत्रण में करने के कार्य होते हैं, जिससे आगे का रास्ता सुषुम्ना मार्ग प्रशस्त हो, सुषुम्ना मार्ग का रास्ता साफ हो। तो वही एक आगे का एक मार्ग है जो चक्रों का भेदन कराएगा। तो इसलिए जनन व शुक्र ग्रंथियां हैं जो विशेष रूप से इस आसन से प्रभावित होती है। इन ग्रंथियों को जहाँ जहाँ जो स्थान निशान दिए हैं उनको आप समझा करें, इसीलिए इन चित्रों को बीच में ला करके आपको दिखाया जा रहा है। आसन से पहले हम क्या करें वो आप देखें। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं इस आसन के अभ्यास से पहले, क्योंकि आसन वज्रासन में जो बैठेगा तभी उसके साइड में पाँव को निकाल करके वह वीरासन प्रकार 2 कर सकता है। उत्तान मंडूकासन के अंदर वह बैठना उसको अच्छा हो, यानी वज्रासन से पीछे जा करके ऐसे, इस तरह से ये अभ्यास आपको पहले करना है इस आसन के। और आसन जब आप कर लें तो उसके बाद जो अभ्यास बनता है वह शवासन में आपको लेटना है, फिर एक शिथिल दंडासन के अंदर बैठना है। इस तरह से ये अभ्यास के बाद करने वाले अभ्यास हैं। सावधानियां जो हैं, संधिवात से अत्यधिक जो परेशान व्यक्ति हैं वह अभ्यास न करें, बिल्कुल न करें। और घुटनों में या उरोवेदना आपका से पीड़ित हैं, जिनको ये साइटिका जैसा रोग जो होता है वो इसमें का अभ्यास नहीं करें, और करें भी तो शिक्षक के सानिध्य में उनकी निगरानी से उनके परामर्श से ही अभ्यास को करें। विशेष बातों में ध्यान दीजिए, अंतिम स्थिति में स्थितियों व श्वास प्रश्वास पर ध्यान बनाकर रखें। जब अंतिम स्थिति में आप आते हैं तो आप एक बार पूरा स्थितियों की बनावट है, स्थितियों की कहाँ कहाँ अपने हाथों की उन मुद्राओं को एक बार वह ध्यान जरूर दें, और श्वास पर प्रश्वास पर ध्यान रखें, क्योंकि ये ध्यानात्मक आसनों की तरह ही बैठ कर के किया जाने वाला आसन है। तो हमें अपने श्वास पर ही ध्यान देना है विशेष रूप से। अब आगे हम वीडियो देखेंगे। अभी आप देखेंगे वीरासन प्रकार 1 का वीडियो। सर्वप्रथम एक एक करके आपने पाँव को फोल्ड करना है। फोल्ड करके जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही आपने पहले वज्रासन में आकर के बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले दाएं पाँव को धीरे से निकाल करके बाएं पाँव के घुटने के पास ला करके रख देना। इस तरह से रखें कि पाँव का जो पंजा है घुटने से पार न जाए। जो पाँव आपका खड़ा है उसी वाल तरफ से हाथ उठा करके अपनी ठुड्डी के नीचे लगा करके रुकेंगे। ये आपका हुआ वीरासन का स्थिति। इसी तरह से आप दूसरी ओर भी अभ्यास करेंगे। जिस तरह से आप आए थे वैसे ही एक एक करके अपने विश्राम लेंगे और दूसरे पाँव से अभ्यास करेंगे। यानी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एक तरफा अभ्यास करके नहीं छोड़ना। वही मुद्रा बायां पाँव स्टैंडिंग पोस्चर में जो है उसी तरफ का जो हाथ और घुटने पर कोहनी को रखना। रखने के बाद उसी तरफ अपना ठुड्डी के नीचे हाथ को लगाना है। इस तरह से आपने अंतिम स्थिति में रोक के रखना, स्थिर रहना, विश्राम देकर रखना और आराम से विश्राम दे दीजिए। रिलैक्स कर दो, एक एक करके पाँव को विश्राम दे दो। विश्राम दे करके शिथिल दंडासन में आप आकर के विश्राम लेंगे, बैठ जाएंगे। ये वीरासन प्रकार 2 है। जो अभी हमने किया वह वीरासन प्रकार 1 था, उसी का भाग है। इसके अंदर भी पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं वैसे आपने बैठना है, पर आपके दोनों पाँव बाहर, यानी जैसे हम वीरासन में बैठते हैं दोनों पाँव आपने बाहर करना है। एड़ियों के ऊपर आपने नहीं बैठना, एड़ियाँ दोनों पाँव की बाहर हैं। नितंब प्रदेश पूर्णतया नीचे भूमि पर स्पर्श रहेगा। अब आप देखिए, पीछे से मैं जैसे बैठा उसी को आप पीछे से देखिए, पाँव की स्थिति कैसे रहती है, आपको कैसे बैठना है। देखिए, पाँव को पहले फैला देना है पूरा, और आपको बीचों बीच
आपने बैठना है। ध्यान दीजिए, इस तरह से आप जब बैठेंगे तो ये आसन कहलाएगा वीरासन। वीरासन की मुद्रा है वीर आसन में इस तरह से बैठना। इसी आसन में जब हम पीछे लेट जाते हैं तो बन जाता है सुप्त वीरासन, और जब इस तरह से आप बैठते हैं वह कहलाएगा वीरासन। वीरासन के दो प्रकार हुए, एक जो पहले आपने देखा, एक प्रकार वो था और एक प्रकार ये है। श्वास प्रश्वास दोनों में सामान्य रहेगा। आराम से श्वास जब हो जाए दोनों पाँव को विश्राम देना, शिथिल दंडासन की स्थिति में आकर के विश्राम करना है। वीरासन हम अब देख रहे हैं, वीरासन की कुछ विशेष बातों को। सबसे पहले आपने शिथिल दंडासन से सिद्धासन दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। एड़ी पंजे मिले हुए, पूरी कमर आपकी सीधी, हाथ अपने पास में बाजू में, पूरे पंजे एड़ी मिले हुए, दृष्टि आपकी सामने रहे। इस तरह से जब आप बैठ जाएंगे फिर क्या करना, वीर की भांति एक पाँव को, जैसे हम वज्रासन में आते हैं, एक पैर की घुटने को मोड़ करके आप अपने नितंब प्रदेश के, दाएं नितंब प्रदेश के नीचे आप रख लेंगे। ये सब करने के बाद आपने क्या करना, दूसरे पाँव को मोड़ा, पूर्णतया वज्रासन की स्थिति में आपने आकर के बैठना है। वज्रासी स्थिति में बैठने के बाद दायां जो आपका पाँव है, दाएं पाँव को घुटने से आगे निकलने नहीं देना। घुटने का जो भाग है, पंजे को घुटने के पास में इस तरह से रखें कि पंजा घुटने को पार न करे, आगे न निकले। इस तरह से आपने एक पाँव को पूरा स्टैंडी बनाकर रख लेना है। हाथ आपके दाएं बाएं बने हुए हैं, कमर गर्दन सीधी है, एक पैर आपका भूमि पर वज्रासन का स्थिति में रहेगा आधा, एक पैर को आपने स्टैंडिंग में लेकर आए हैं। तो ये स्थिति जब बन जाती है तो फिर क्या करना, जिस तरफ का जो हाथ है, जिस तरफ का जो पाँव आपका स्टैंडिंग पोस्चर में है, उसी तरफ का हाथ आप अपने घुटने की कोहनी के साथ मिला देना है। घुटना कोहनी एक सीध में रहें और फिर आप अपनी ठुड्डी के नीचे आपका पूरे हाथ की हथेली रखना है। और हथेली तभी आएगी इस स्थिति में जब आपकी पूर्णतः कमर सीधी है। कमर सीधी जब होगी तभी ये आपके ठुड्डी के नीचे आपके हाथ की हथेली आएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। दूसरा, पाँव के ऊपर, बाएं हाथ का जो पाँव है, बाएं हाथ के को बाएं हाथ के घुटने के ऊपर ही रखना है। ये ध्यान रखिए। हाथ ऐसे ना हो कि जब हम करते हैं हाथ हमारा कहीं दूसरी ओर जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो कई बार हमें पता ही नहीं होता हम हमारे हाथों की स्थिति कैसे रखनी है। तो इसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है विशेष बातों के अंदर, आपका हाथ इधर उधर न हो करके, नीचे न रख करके अपने घुटने पर ही रखना है। ये बात ध्यान रखिए। फिर जैसे वापस आते हैं, जिस क्रम से गए, अपने हाथों को दोनों को नीचे रख लेना और वहीं से वापस से वज्रासन में बैठना, एक एक करके पाँव को विश्राम दे करके। अब यहीं से हम दूसरी तरफ अभ्यास कर रहे हैं। दूसरे तरफ आपने अपने पाँव को स्टैंडिंग पोस्चर में लाए, पंजे का ध्यान रखना। इस बात का बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें हम अक्सर पंजे को आगे ले जाते हैं या पीछे ले आते हैं। तो इसको एक सीध में रखना और फिर अपने घुटने वाले साइड का जो हाथ है, उसी हाथ को इसके ऊपर लेकर के आना। किसके ऊपर? आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर में कोहनी और घुटने को एक साथ मिलाकर रखना और फिर आपका हाथ का जो हथेली है अपनी ठुड्डी के नीचे, दृष्टि आपकी सामने रहेगी, कमर पर ध्यान। आपका एक तरफा जो भाग है, नितंब प्रदेश, आपका पीछे वाले दाएं पाँव के ऊपर तलवों पर टिका हुआ है, कमर गर्दन सीधी। कठिन कुछ भी नहीं है, सरल है, पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वकता से करना है। इसी क्रम से आप वापस एक एक करके आएंगे। और इसके दो प्रकार हैं, जो हमने वीडियो में देखा, दो प्रकार हैं और उसका दूसरा प्रकार आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसको देखिए, वज्रासन में जैसे हम बैठते हैं उसी की भांति आपने वज्रासन में तो बैठना है, परंतु आपके पाँव की जो एड़ी है, आपको पिक्चर में स्पष्ट होगा, उसको आपने बाहर रखना है।
नितंब प्रदेश को ऊपर एड़ियों के नहीं रखना, अपने हिप्स बटक्स को नहीं रखना, आपको इनको बाहर की ओर निकाल के रखेंगे। फिर जैसे दोनों पाँव को आप देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपके दोनों पाँव की एड़ियाँ बाहर की ओर हैं। इसमें देखिए अच्छे से, इस तरह से आपका नितंब प्रदेश पूर्णतया नीचे भूमि पर टिका रहेगा। वज्रासन में क्या होता है कि हम वज्रासन में दोनों एड़ियाँ मिली रहती हैं और आपका नितंब प्रदेश एड़ियों के ऊपर रहता है, परंतु इसके अंदर आपकी दोनों पाँव की एड़ियाँ बाहर की ओर रहेगी। ध्यान स्पष्ट हो गया। इस स्थिति में बैठना भी अपने आप में वीरासन कहलाता है। ये भी एक प्रकार है वीरासन का, और वो एक बताया वीरासन। फिर क्या करेंगे, एक एक करके पाँव को सीधा कर देंगे। जिस तरह से आप आए, ये सामान्य स्थिति में आएंगे और शिथिल दंडासन में आप आकर के बैठ जाएंगे। यह हुआ आपका पूर्ण एक अभ्यास वीरासन का, प्रारंभ से अंत तक इसको देखा आपने। और जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताया करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।